तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में। तो यहाँ पर हम नागरिकता से संबंधित जो ज़्यादा प्रावधान हैं यानी कि जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं उस पर हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे, बल्कि बात करेंगे कि नागरिकता क्या है, ये कैसे प्राप्त की जाती है और नागरिकता जो संबंधित अधिनियम बने हैं उनकी क्या स्थिति रही है देश में और उसमें अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ होता है जिसे हम जान लें, जो कि बेसिक चीज़ है बिल्कुल, निवासी और नागरिक। तो निवासी की अगर हम बात करें तो निवासी की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि एक क्षेत्र विशेष या राज्य या देश में निश्चित अवधि से रह रहे हों या निवास कर रहे हों, निवासी कहलाते हैं। जबकि नागरिक की बात करें तो नागरिक का अर्थ उस क्षेत्र विशेष या राज्य या देश के अधिकृत निवासियों से है, मतलब उनको कुछ अधिकार प्रदान होते हैं ऐसे निवासियों से हैं जो कि वहाँ के मूल निवासी होते हैं या दीर्घ काल से निवास कर रहे हों, नागरिक कहलाते हैं। तो जो नागरिक हैं, अगर नागरिक की बात करें तो नागरिक का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा होता है, क्योंकि नागरिक हो सकता है कि उसी देश का हो और ऐसा होता ही है। जबकि निवासी के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि निवासी मतलब निवास करना, तो हो सकता है कि वो आदमी बाहर का हो, किसी दूसरे देश का हो या किसी दूसरे राज्य का हो और किसी दूसरे देश में जाके बस गया हो, तो उसे भी निवासी कहा जाता है, लेकिन नागरिक नहीं। अब बात कर लें थोड़ी सी कि नागरिक होते कौन हैं या किन व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है। तो नागरिकता की बात करें या नागरिक की अगर हम बात करें तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी विशेष देश का सदस्य होने की कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे नागरिक कहते हैं। मतलब नागरिक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे कि कानूनी रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि यह आदमी यहाँ का नागरिक है जो यहाँ निवास कर रहा है। और नागरिकता की बात करें या सिटीजनशिप की बात करें तो ये व्यक्तियों को उस देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। इसके अलावा ये जो नागरिकता है ये किसी की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं कि वो यहाँ निवास कर रहा है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, तो वो यहाँ बहुत सारे व्यवसाय नहीं कर सकता, जो कि यहाँ के सामान्य तौर पर जो नागरिक हैं वो कर सकते हैं। तो जो नागरिकता है ये किसी भी व्यक्ति के पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का काम कर सकती है। अब बात कर लें कि नागरिकता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप की बात करें तो नागरिकता जो है विभिन्न प्रकार की होती है और प्रत्येक के अपने मापदंड होते हैं और उसके मतलब होते हैं। एक तो है कि जन्म सिद्ध नागरिकता, यानी कि किसी भी देश के क्षेत्र में पैदा होने पर ही आदमी को नागरिकता प्राप्त हो जाती है, भले ही उनके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। और दूसरी ओर ये है कि प्राकृतिक नागरिकता, ये उन व्यक्तियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है जो कि किसी भी देश के जन्मजात नागरिक नहीं हैं लेकिन इसके नागरिक बनना चाहते हैं, इसके लिए प्रक्रिया होता है। और दोहरी नागरिकता भी होती है। तो दोहरी नागरिकता से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में एक साथ नागरिकता रखने से है, जिसके कुछ अपने फ़ायदे भी होते हैं और कुछ अपने नुकसान भी होते हैं। और नागरिकता के अगर हम लाभ की बात कर लें कि नागरिकता प्राप्त करने पर या किसी एक नागरिकता के क्या लाभ हैं या बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात कर लें तो जो ये नागरिकता है ये व्यक्तियों को अनेक प्रकार से लाभ प्रदान करती है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि यह राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जैसे वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक पद के लिए दौड़ने का अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा नागरिक सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो सामाजिक लाभ है और कल्याण कार्यक्रम है उनके हकदार होते हैं नागरिक लोग, जो उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा नागरिकता जो है आर्थिक अवसर खोलती है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और उद्यम तक पहुंच शामिल है। यानी कि किसी देश का नागरिक होने पर आपको राजनैतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और नागरिक की बात करें तो जो भारतीय नागरिक हैं इन्हें भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य माना जाता है और इनका यानी कि जो नागरिक है इनका देश पर पूर्ण निष्ठा होता है। और ये जो नागरिक हैं इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब बात करें कि जो भारतीय संविधान है ये नागरिकों को कुछ अधिकार भी प्रदान किया है और विशेषाधिकार भी प्रदान करता है, जबकि विदेशियों को नहीं प्रदान करता। तो बात कर लें कि ऐसे अधिकार जो कि भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें शामिल है जो अनुच्छेद 15 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 15 मूल अधिकार कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी कि
इस मामले में नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 16, यानी कि लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, जबकि विदेशियों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 19 है, यानी कि वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता करने के जो अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है। और सार्वजनिक पद जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। और अब हम बात करें नागरिकता अधिनियम 1955 की। तो इससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद का जो भाग 2 है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, वो भारत के नागरिकों के बारे में वर्णन करता है, जिसमें अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। यानी कि मतलब ये है ऐसा कहना कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन, यानी कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी और नागरिकता को कैसे समाप्त की जाएगी, और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी जो विषय हैं उनके संबंध में नियम बनाने की जो संसद की शक्ति है उसे कोई भी अल्पीकरण नहीं करेगा। यानी कि बात करें कि नागरिकता के संबंध में जो संसद है वह बहुत ही पावरफुल है, वो कोई भी कानून बना सकता है। तो और जो ये अनुच्छेद 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11, उसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया और उसमें बार बार संशोधन होते रहे हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो यह संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन, यानी कि नागरिकता की प्राप्ति करने और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। अब बात करें कि नागरिकता का अर्जन, तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ये नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जिसमें पहला है जन्म, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण, चौथा प्राकृतिक और 5वां है क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। अब जिससे पहला देखेंगे कि नागरिकता का अर्जन जो जन्म से होता है कैसे होता है, तो पहला तो ये है इसमें कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। और इसी में है कि भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म, ये बाद में संशोधन किया गया, उसके तहत ये लाया गया कि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता या दोनों में से उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, या माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा जो है अवैध प्रवासी न हो, तब ही वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा जो भारत में जो विदेशी राजनयिक और शत्रु देश के बच्चे हैं उनको भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। और वंश के आधार पर अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, ऐसी दशा में। इसके अलावा यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब ये वंश के आधार पर है। और इसमें यह है कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कांसुलेट जो होते हैं विदेशों में वहाँ उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं इनका भारतीय कंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का एक शपथ पत्र देना पड़ता है कि उनके बच्चे के पास किसी भी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। और पंजीकरण की बात करें या रजिस्ट्रीकरण की बात करें तो इसके द्वारा केंद्र सरकार जब आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो कि अवैध प्रवासी न हो
तो उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है यदि वह निम्न श्रेणियों में से संबद्ध हो तब। जैसे पहला ये है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। दूसरा कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। और तीसरा यह है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, या भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे उनको, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो और उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो देश के भीतर। और अगला है कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु का हो तथा पूरी क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, तब वह यहाँ का नागरिक बन सकता है पंजीकरण के द्वारा। और जो पंजीकरण के द्वारा जो लोग भारत के नागरिक बनते हैं उनको निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है, और जो शपथ है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि मैं अमुक, जिसमें उसका नाम लिखा होता है, और यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत के संविधान का पालन करूँगा और उसके प्रति निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की विधि का पालन करूँगा और भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। इस प्रकार का शपथ उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। और प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो कि अवैध प्रवासी न हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वो व्यक्ति निम्न योग्यताएं रखते हों। पहला कि ऐसे किसी देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, यानी कि जिस देश में या जिस देश की सरकार भारत के नागरिक को प्राकृतिक रूप से अपना निवासी बना सकता है उस देश के नागरिक को भारत सरकार के द्वारा भी भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। दूसरा यह है कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा, तब भी उसे भारत का नागरिक बना लिया जाता है प्राकृतिक रूप से। और तीसरा यह है कि यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और कोई अन्य हो तो वह नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए, उसे भी प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। और यदि इस 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य हो तो इसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो भाषाएं हैं उनका अच्छा ज्ञाता हो, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हालांकि ऐसे मामलों पर भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा जो है विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो। इस प्रकार से जो नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। और 5वां है क्षेत्र समावेश द्वारा, यानी किसी क्षेत्र को शामिल किए जाने पर, यानी किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है और ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से यानी कि उस तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया और यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। तो जब कोई क्षेत्र भारत में समाविष्ट हो जाता है तो स्वतः वहाँ के जो निवासी हैं वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। और नागरिकता की समाप्ति की अगर हम बात करें तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो नागरिकता है उसके खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला है त्यागना, दूसरा बर्खास्तगी या तीसरा है वंचित करना या होना। अब बात करें हम त्यागना या त्याग की तो स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। तो एक भारतीय नागरिक जो कि पूरी आयु का हो और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के बाद वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा जब वह अपनी नागरिकता को त्याग दे। और यदि इस तरह की घोषणा तब की जाए जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है और जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक
नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। यानी कि इस प्रकार त्याग किए हुए व्यक्ति का बच्चा अगर 18 वर्ष का हो गया हो तो वह चाहे तो भारत का निवासी बन सकता है। और दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, यानी कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो ये बाद में ऐसा किया जाएगा। और तीसरा है वंचित करने के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार जो है भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि पहला तो ये है कि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो तो भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। दूसरा ये है कि यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा यह है कि यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो तो भी उसकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। चौथा ये है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। और पांचवा यह है कि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। इसके लिए शर्त यह है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति जो कि छात्र है वो अगर विदेश में पढ़ रहा हो तो यह नियम लागू नहीं होगा, या वह भारत सरकार की नौकरी में हो या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका कि भारत सदस्य हो या अपना वार्षिक पंजीकरण इस संदर्भ में कराता हो कि वह भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है, तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगा, नहीं मतलब मान्य होगी, यानी कि तब उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अब जैसा कि भारत के संदर्भ में जो नागरिकता का सिद्धांत है वो एकल नागरिकता का सिद्धांत है, यानी कि आदमी को पूरे देश की एक ही या इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। और जैसे कि अगर हम बात करें भारत का, तो जो भारतीय संविधान पद्धति है ये संघीय पद्धति है, और इसने जो राज पद्धति है दोहरी प्रकार की राज पद्धति है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन इसमें जो नागरिकता की बात है वो सिर्फ इकहरी या एकल नागरिक की व्यवस्था की गई है, यानी कि व्यक्ति जन्म से भारतीय है या भारतीय नागरिकता। और यहाँ यानी कि भारत में व्यक्ति के लिए, राज्यों के लिए और देश के लिए अलग अलग कोई नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस प्रकार की अमेरिका में है कि राज्य उस राज्य का अलग और अमेरिका देश का एक अलग। तो ऐसा भारत में नहीं है, बल्कि यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो अमेरिका है वहाँ ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस विशेष राज्य का भी नागरिक है जहाँ की वह रहता है। और इस तरह देखा जाए तो अमेरिकी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। और यह जो व्यवस्था है देखा जाए तो भेदभाव की समस्या को पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिक के प्रति भेदभाव बरत सकता है, और यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया। मतलब ये है कि पूरे भारत देश में पूरे व्यक्ति भारतीय हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लें कि जो ये नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन की अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक यानी कि वर्ष 2019 तक 9 बार संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला संशोधन हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957 में, उसके बाद सन 1960 में, उसके बाद सन 1985 में, उसके बाद सन 1986 में, पाँचवा सन 1992 में और छठवां हुआ 2003 में, सातवां हुआ 2005 में, आठवां हुआ 2015 में और नौवां हुआ 2019 में। अब इनका थोड़ी सी डिटेल्स देख लें अगर, जो पहला संशोधन हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, इसमें क्या हुआ कि इस संशोधन के द्वारा नागरिकता कानून की प्रथम अनुसूची में घाना, मलाया और सिंगापुर को भी शामिल किया गया, क्योंकि इस दौरान वे भी कॉमनवेल्थ देशों की सूची में शामिल हो गए थे। तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी, और उनके नागरिकों को भी पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। और दूसरे संशोधन की बात करें तो जो नागरिकता निरसन एवं संशोधन अधिनियम 1960 बना, तो इसमें क्या हुआ था कि
इसके द्वारा जो नागरिकता कानून 1955 है उसकी धारा 19 को समाप्त किया गया और इसके प्रावधानों के निरसन, जो इसके प्रावधान है वो निरसन से संबंधित था। जबकि जो तीसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया सन 1985 में, तो इसके द्वारा यानी कि जो तीसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 हुआ, इसके द्वारा असम समझौते के अंतर्गत नागरिकता कानून 1955 में धारा 6A को जोड़ा गया था और कुछ प्रतिबंधों के साथ बांग्लादेशी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। तो इसके अंतर्गत भारतीय मूल के ऐसे लोग जो भारत में 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम आ गए थे और वो भी जिनके नाम 1967 की लोकसभा मतदाता सूची में थे तथा जो जब भारत से सामान्यतः निवास कर रहे हैं वो 1 जनवरी 1966 से भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये सन 1985 में ये संशोधन लाया गया था। इसी के तहत भारतीय मूल के ऐसे लोग जो कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम आए और तब से सामान्यतः असम में निवास कर रहे हैं तथा विदेशी रूप में चिन्हित हुए हैं, उनको स्वयं को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत विदेशी के रूप में पंजीकृत करवाना होगा और यदि उनके नाम किसी भी निर्वाचन सूची में है तो उनका नाम उससे काट लिया जाएगा और ऐसे पंजीकृत बांग्लादेशी लोगों को पंजीकरण से 10 वर्ष तक किसी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको भारत के नागरिकों के अन्य सभी अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होंगे और विदेशी के रूप में पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष के बाद भी भारत के पूर्ण नागरिक होंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ था सन 1985 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था उसके तहत ये व्यवस्था किया गया था कि जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम आए और यहाँ निवास करने लगे तो उनको विदेशी के रूप में अपने आप को चिन्हित करवाना था और 10 वर्ष के बाद यानी कि 10 वर्ष के बाद फिर वो भारत के नागरिक बना लिए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। और इसके बाद चौथा नागरिकता संशोधन अधिनियम आया सन 1986 में। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 3 और धारा 5 में संशोधन किया गया और धारा 3 में संशोधन करते हुए 1 जुलाई 1987 या उसके बाद भारत में जन्मे किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा, यह जोड़ा गया। इसके अलावा धारा 5 में संशोधन करके रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत में निवास की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। जो व्यक्ति किसी भारतीय से विवाहित है उसके लिए भी निवास की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई थी चौथे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। ठीक है, अब 5वें संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें, 5वां नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 की, तो इसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 की धारा 4 में संशोधन किया गया था और 1992 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया तो इसके लागू होने के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को आनुवंशिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि उसके पिता या माता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा। और 1992 से पहले क्या होता था कि 1992 के पूर्व उसके पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था और यह भी प्रदान किया गया कि माता या पिता यदि माता या पिता भारत में से कोई भी माता या पिता में से कोई भी भारत का अगर नागरिक हो तो आनुवंशिक आधार पर भारत का नागरिक होगा, तो या तो विदेश में भारतीय दूतावास में उस व्यक्ति का पंजीकरण हो या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत सरकार की सेवा में कार्यरत हो, तो ऐसे लोगों को भारत का नागरिक बनाया जाएगा, मतलब नागरिकता प्रदान की जाएगी। और 6वें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि इसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 की धारा 3 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई थी कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, या यदि एक भारत का नागरिक हो और दूसरे को भारत में गैर कानूनी ढंग से निवास करते अर्थात अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तब व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। और 2003 में किए गए इसी संशोधन के अनुसार नागरिकता कानून में धारा 14A जोड़ा गया था
जिसके आधार पर भारत के नागरिकों का रजिस्टर बनाना, उनको राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर बनाना और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी बनाना भारत सरकार के लिए अनिवार्य किया गया था। यानी कि ये जो छठवां नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आया था, इसी के तहत एनपीआर और एनआरसी बनाने के लिए भारत सरकार के लिए अनिवार्य किया गया था। अब इसी संशोधन के द्वारा यानी कि छठवें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ही विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को समुद्र पारी भारतीय नागरिक यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की मान्यता भी प्रदान की गई थी और उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी और उनको भारत आने के लिए लंबी अवधि का वीज़ा तथा कुछ सीमाओं के साथ भारत में अनेक नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। और जो ऐसे समुद्र पारी भारतीय नागरिक यानी कि ओसीआई थे, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं या विधान परिषदों के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, न ही यहाँ के मतदाता हो सकेंगे। हालांकि इन्हें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की मान्यता दी गई थी और इनको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया और न ही इन्हें अनुच्छेद 16 के तहत लोक सेवा में समानता का अधिकार प्रदान किया गया, है ना। अब बात कर लें जो 7वां नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 है, तो इसी के संशोधन के द्वारा नागरिकता कानून 1955 से चौथी अनुसूची को हटा दिया गया, जिसमें 16 देशों के नाम थे जिनको निर्दिष्ट देश के रूप में व्याख्यात किया गया था। और अब 8वें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 की बात करें तो इस संशोधन के द्वारा भारतीय मूल के लोग यानी कि पीआईओ कार्ड होल्डर और समुद्र पारी भारतीय नागरिकों का फर्क समाप्त कर दिया गया और दोनों को मिलाकर समुद्र पारी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर का एक वर्ग बना दिया गया था वर्ष 2015 से। और 9वें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें जो कि काफ़ी जिसका विरोध हुआ था, तो इसमें क्या था कि दिसंबर 2019 में किए गए संशोधन के द्वारा नागरिकता कानून में गैर कानूनी अप्रवासी की परिभाषा बदल दी गई थी और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे, उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो ये था नागरिकता से संबंधित जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपके तैयारी को, नागरिकता को समझने में और नागरिकता से संबंधित जो भी संशोधन हुए हैं उसको समझने में हेल्प प्रदान करे। तो नमस्कार, जय हिंद।